हेलो दोस्तों, और आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। जय हिंद टू एवरीवन। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और आज है फ्राइडे। और दोस्तों, आज दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं। कल गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव का नतीजा आया था, जहां पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा एक अच्छी विक्ट्री हासिल करी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल करी। अब न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर कवरेज एडिटोरियल्स में भी इस इलेक्शन को लेके ही था, इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके ही था। बहरहाल दो आर्टिकल्स जो कि पॉलिटिकल नहीं है, जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा काम है रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ना एक न्यूज़पेपर में से, और इररेलेवेंट चीज़ों को यानी कि गॉसिप वाली चीज़ों को हम साइड पे करके कभी फ्री टाइम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट चीज़ों पे एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आर्टिकल हमारा इंडिया सेंट्रल एशिया का आउटरीच की बात करेंगे, और एक आर्टिकल, अब ये डिबेट फिर से वापस आ चुकी है कि कोलिजियम सिस्टम बेटर है या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी एक्ट, जो कि रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में। तो डिबेट ये फिर आ चुकी है कि कोलिजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी, व्हिच इज बेटर। सो ये दोनों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। दोनों ही आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में से हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, वो कल दोपहर को 12 बजे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हफ्ते भर में, पिछले एक हफ्ते में जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एडिटोरियल्स में स्किप हो गए थे, जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आते हैं, वो सारे के सारे आपको कल दोपहर को 12 बजे वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, अब बात करेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया आउटरीच की। देखिए, अभी रिसेंटली 6 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने एक मीटिंग बिठाई थी, जहां पे उन्होंने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को दिल्ली में बुलाया था। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5 स्थान कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 5 स्थान जो हैं, इनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो नहीं आए थे, लेकिन बहरहाल तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तो तुर्कमेनिस्तान को रिप्रेजेंट करा था उनके एम्बेसडर ने। तो ये हम मैप देख लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया का। कभी भी किसी रीजन के बारे बात हो रही हो, न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हो, मैप देख लेना चाहिए। कुछ पता नहीं होता कि हमको सवाल पूछा जा सकता है। जैसे इस बार 2022 के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि अफगानिस्तान के फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए थे कि अफगानिस्तान के नेबर्स कौन से हैं। अब क्योंकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपको यह पता हो कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान अफगानिस्तान के नेबर्स हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन की बात हो रही है। ऐसे तो ईरान भी है, ऐसे तो पाकिस्तान भी है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह भी कहना है कि भारत का भी 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, अगर हम अपना क्लेम रखें कश्मीर रीजन के ऊपर। बहरहाल आपको यह पता हो कि सेंट्रल एशियन रीजन में ये 3 देश हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं। सेंट्रल एशियन रीजन में टोटल 5 देश हैं, ये भी आपको पता हो। राजधानी भी आपको पता हो कि क्या क्या राजधानी है इन 5 देशों की। अब ये मीटिंग उस वक्त हुई जब, अभी देखिए, ऐसे तो मीटिंग पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल दिसंबर में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग रखी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, अलॉन्ग विद द एनएसए ऑफ रशिया एंड ईरान एज वेल। अब इस साल मीटिंग जो हुई है, यहां पे एनएसए रशिया और ईरान के नहीं आए थे, लेकिन ये मीटिंग उस टाइम पे हो रही है, भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं, और अगेन यहां पे एम्फोसिस रहा था सिचुएशन इन अफगानिस्तान के ऊपर, बिकॉज पिछले 1.5 साल से तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान, और जाहिर सी बात है कि जोग्राफिकली जो सेंट्रल एशियन रीजन है नजदीक पड़ता है अफगानिस्तान के, तो कोई भी किस्म की इंस्टेबिलिटी अगर अफगानिस्तान में हो, किसी किस्म का अगर वातावरण अफगानिस्तान में खराब होता है, माहौल खराब होता है वायलेंस के कारण, उसका इंपैक्ट इन देशों पे भी है, और हमारा भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेक है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कैसे सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है, ये हमारे एजेंडा में था, विद अलॉन्ग विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ दीज 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। वैसे इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे हमने न्योता दिया था जो लीडर्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे वो आए, लेकिन आपको याद होगा इस साल जनवरी में 3rd वेव जो था कोरोना का, जो ओमिक्रॉन का जो कोविड सर्ज आया था, उसके कारण फिर से चीज़ें वर्चुअल होनी शुरू हो गई थी, और इस करके थोड़ा इस पे हमने
ट्रैवलिंग वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो बहरहाल इन पर्सन पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई थी। बट दैट शोज कि हम सेंट्रल एशियन रीजन को बहुत सिग्निफिकेंट अब मानते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। काफी अरसे से, मैं कहना चाहूंगा कि काफी अरसे से हमने सेंट्रल एशियन रीजन को काफी इग्नोर किया था। अब इंगेजमेंट की बात करें तो हमारे सभ्यता की बात आती है, सिविलाइजेशन की बात आती है, बहुत पुराने संबंध हैं इस रीजन के साथ। सिल्क रूट की बात करें, जिसने कनेक्ट किया भारत को सेंट्रल एशिया के साथ, तो चाइना से लेके अफ्रीका तक, यूरोप तक ट्रेड कितना ज्यादा होता था सिल्क रूट की अगर हम बात करें। और चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो हम ट्रेड की बात करें, कार्गो की बात करें, पीपल टू पीपल मूवमेंट हो, या बॉलीवुड की बात करें, शायद आपको मालूम नहीं होगा लेकिन इस रीजन में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत सारे फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड की, हिंदी गानों की। तो यहां पे हमारा जो संबंध है कल्चर के मामले में, कल्चरल टाइज जो है हमारे इस रीजन के साथ बहुत गहरे हैं। अब इंगेजमेंट, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, इंगेजमेंट विद दिस रीजन, तो हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से, जिन्होंने 1992 में विजिट किया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, और साथ ही के साथ 1995 में तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान में भी विजिट किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने तजिकिस्तान विजिट किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की बात करें तो उन्होंने उज्बेकिस्तान का दौरा किया 2006 में, और कजाकिस्तान गए थे 2011 में। और साथ ही के साथ आपको यह भी पता होगा कि 2017 में कजाकिस्तान में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ था, वहां पे भारत और पाकिस्तान को भी एससीओ की मेंबरशिप मिली थी। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगले साल 2023 में एससीओ समिट कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो भारत के पास G20 के साथ साथ एससीओ की भी प्रेसिडेंसी है। अब हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, यानी कि सेंट्रल एशिया को ज्यादा फोकस में हम 2012 से लेके आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बने पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने जुलाई 2015 में एक ही विजिट में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज का दौरा किया था। अब सिग्निफिकेंस की बात आती है। देखिए, अब सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिच मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ वहां पे बहुत पाई जाती है। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में आपको याद होगा अर्ली दिस ईयर, जनवरी की बात है, प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये चीजें इंटरलिंक करके पढ़ें, कजाकिस्तान में क्या हो रहा था। अभी जैसे हम अगर किर्गिस्तान और तजिकिस्तान की बात करें, वहां पे भी लड़ाई चल रही है। ठीक है, अजरबैजान अर्मीनिया की, हालांकि चलो अजरबैजान अर्मीनिया सेंट्रल एशिया में नहीं आता, लेकिन जब भी हम सेंट्रल एशिया को पढ़ रहे हैं तो जो रीसेंट हैपनिंग्स हुई हैं पिछले एक साल में, अब ये नहीं कि सिर्फ एक आर्टिकल हमने पढ़ लिया तो सेंट्रल एशिया का टॉपिक खत्म हो गया। अपनी नॉलेज है ना, वो चीज आपको मेंस में पूछी जाए, प्रीलिम्स में पूछी जाए, अब इससे एसोसिएटेड कौन सी ग्रुपिंग्स हैं, क्या नहीं है, ये सब चीजें आपको इंटरनेट करके जरूर पढ़नी है। ठीक है, बहरहाल कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं यूरेनियम के, उसके अलावा कोल, जिंक, गोल्ड, ये चीजें भी वहां पे बहुत पाई जाती हैं। किर्गिज की बात करें, वहां पे गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं, हाइड्रो पावर, वहां पे रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर भी है। तुर्कमेनिस्तान लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो बहुत रिच मिनरल वेल्थ है इन 5 देशों में। अब यहां पे बात आती है बैटल फॉर स्ट्रेटेजिक पीस की। देखिए, ये जो रीजन है सेंट्रल एशियन रीजन, ये 5 के 5 देश किसी जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कहा जाता है इनको। और ये किसी जमाने में रशिया का बैकयार्ड था। जाहिर सी बात है कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन पे काफी ज्यादा है। लगभग 30 से 40% आबादी इस रीजन में जो रहने वाली है वो रूसी भाषा बोलती है। लेकिन पिछले कुछ 8-9 सालों में शालवी से रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो रहा है सेंट्रल एशियन रीजन में, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो क्लाउड है, इस रीजन में बढ़ रहा है थैंक्स टू द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और चाइना का बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी है सेंट्रल एशियन रीजन में। इनफैक्ट सेंट्रल एशियन रीजन चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो यहां पे इस बात से पता लगता है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो 2 साल कोविड के बाद जब ट्रैवल शुरू होता है तो अपना सबसे पहला ओवरसीज दौरा कहां पे रखते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशियन रीजन चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? वी आर कंसर्न विद दैट। पहली बात तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात आती है। देखिए, वायलेंस, आतंकवाद, टेररिज्म कहीं पे भी हो साउथ एशिया में,
उसके स्पिल ओवर इफेक्ट हर जगह होते हैं। तो आतंकवाद अफगानिस्तान में हो तो उससे माहौल भारत में भी खराब हो सकता है, उससे माहौल पाकिस्तान में भी खराब हो सकता है, और उससे माहौल सेंट्रल एशिया में भी खराब हो सकता है। पाकिस्तान का माहौल तो हमेशा ही खराब रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं, जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हैं। बिकॉज जैसे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में 2001 से लेकर 2021 के बीच में, उसी तरह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इस रीजन में। उसके बाद चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी हमको सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे इंगेज करना बहुत जरूरी है। फिर सबसे जरूरी बात आती है कनेक्टिविटी की। जब हमको पता है इस रीजन में रिच मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो क्या चीज रोक रही है कि भारत उसको टैप ना कर पाए? कनेक्टिविटी। तो अभी यहां पे एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इसके बारे हमने पहले भी बात करी है। INSTC कॉरिडोर की अगर हम बात करें, INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि कैस्पियन सी से लेके इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। इसके बारे अभी थोड़ी देर में आपके साथ मैं बात करूंगा। ये आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त 2022 में ये टर्मिनल INSTC जो है ये ऑपरेशनल हो चुका था। फिर क्योंकि हमको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में रिच नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो यहां पे एक और प्रोजेक्ट की बात आ जाती है, तापी गैस पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इसका भी आपको मैं मैप दिखाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल। तो रीसेंट एंगेजमेंट की बात करें तो देखिए, पिछले साल NSA लेवल पे भी मीटिंग्स हुई थी, जहां पे NSA रशिया और ईरान के भी आए थे। फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी मीटिंग हुई थी, और उस वक्त पिछले साल तो खैर रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं चल रही थी 2021 में। एजेंडा क्या बना हुआ था? एजेंडा बना हुआ था कि जो अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तालिबान ने जब से कैप्चर किया था 15 अगस्त 2021 से, उस बात को लेकर वहां पे ज्यादा चर्चा करी गई थी। ठीक है, अब आपको यह भी पता हो कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। क्या शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान भारत के इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ? कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव सरकार हो, जो कि पीपल लेड हो, लोगों का फैसला होना चाहिए, लोगों की यहां पे खुशी होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं अफगानिस्तान के। क्योंकि एक बात बहुत जरूरी है, जब अफगानिस्तान की बात आती है तो हम इस बात को लेकर बहुत क्लियर हैं कि हम अफगानिस्तान के लोगों को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत के लोगों को, भारत को बहुत प्यार देते हैं। इस करके हमारे लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो अफगानिस्तान के लोग हैं, कि अफगानिस्तान के लोग कैसे रह रहे हैं तालिबान के आने के बाद। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई हो, जैसे कि आप जानते हैं गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये तीनों देश गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। अफीम, हेरोइन की खेती जो है अफगानिस्तान में बहुत करी जाती है। कैसे उसे लड़ा जा सकता है? बिकॉज इससे जो धन आता है ड्रग को स्मगल करके, ट्रैफिक करके, वो धन किसकी जेब में जा रहा है? वो तालिबान की जेब में जा रहा है, जिससे वो अपने आतंकवाद की एक्टिविटीज को और बढ़ा सकते हैं। औरतों के राइट्स की बात करें, बच्चों के राइट्स की बात करें, एजुकेशन राइट्स हो, ये सब चीजें जो हैं हमारे शेयर्ड कंसर्न्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ टुवर्ड्स अफगानिस्तान। फिर कनेक्ट सेंट्रल एशिया 2022 की बात करें। अब 2012 में पॉलिसी शुरू करी, आज के टाइम पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है? इस साल 27 जनवरी को, क्योंकि ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन के कारण इन पर्सन मीटिंग नहीं हो पाई हमारे प्रधानमंत्री की सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स के साथ, तो वर्चुअल मीटिंग हुआ था जनवरी 27 को, जहां पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करी गई थी एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, कि हम मिलके कोऑपरेशन के साथ, सहयोग के साथ अफगानिस्तान में जो स्थिति खराब हो रही है, कैसे उसमें सुधार लेके आ सकते हैं। और लीडर्स ने यह भी डिसाइड किया था कि ऐसे हम पीरियोडिक वे में कम से कम 2 साल में एक बार ऐसे लीडर्स लेवल पे सबमिट जरूर करेंगे, और साथ के साथ रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। देखिए, अगर मीटिंग्स रेगुलर हो रही हैं, पीरियोडिकली हो रही हैं, तो याराना बना रहता है, संबंध गहरे होते हैं। अब अगर आज हमने कोई मीटिंग करी है, उसके बाद हम 10 साल के बाद मीटिंग करें, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एशियन जो रीजन है वो चाइना के टुवर्ड्स क्यों नहीं ड्रिफ्ट करेगा? हम प्रायोरिटी जितनी देंगे उस रीजन को, उतना ही वो हमारे नजदीक आएंगे। फिर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान की बात करी गई थी, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की यहां पे बात करी गई थी इंडिया और इंटरेस्टेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, और साथ के साथ कैसे चाबहार पोर्ट को भी ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है फॉर द यूज ऑफ ऑल 5 कंट्रीज। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है। अब आने वाले समय में क्या क्या चीजें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि चाइना एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है इस रीजन में। चाइना का बायलेटरल ट्रेड जो है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ
$50 बिलियन से भी ज्यादा का है। हमारा कितना ट्रेड है? $2 बिलियन का भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा हम स्केल अप कर सकते हैं अपने ट्रेड को। इसके लिए कनेक्टिविटी पे हमको बहुत एम्फसाइज करना पड़ेगा। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो INSTC टर्मिनल है, ठीक है, जो कि रशिया से लेके इंडिया तक कनेक्टिविटी लेके आता है। 7200 किलोमीटर का ये मल्टी मोडल रूट है। और चाबहार पोर्ट की भी बात करें जो कि ईरान में है, तो वैसे बहरहाल सितंबर इस साल की बात है 2022 की, सरबरंद सोनोवाल जी जो कि हमारे मिनिस्टर है शिपिंग के और इनलैंड वाटरवेज के, वो ईरान गए थे और वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि जो चाबहार पोर्ट है, भारत की ख्वाहिश है कि चाबहार पोर्ट भी INSTC का ही हिस्सा बने। तो सेंट्रल एशिया जो है नदन बाउंड्री है इस्लामिक वर्ल्ड का। तो अब तालिबान की वापसी अफगानिस्तान में आने से जो स्थिति है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन रीजन में भी बन सकती है। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक बात कही है कि जिस बेसिस पे टेररिज्म थ्राइव करता है वो क्या है? फाइनेंसिंग। तो वो फाइनेंसिंग कहां से हो रहा है? चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हो रहा हो, चाहे वो हथियारों की ट्रैफिकिंग से हो रहा हो, या वो ड्रग ट्रैफिकिंग से हो रहा हो। अगर हम टेरर फाइनेंसिंग पे रोक लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बिकॉज जो फाइनेंसिंग है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज का, वो लाइफ ब्लड है। इसी फाइनेंस के जरिए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तालिबान जैसी, वो थ्राइव कर रही हैं। चलिए, तापी पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिश गैस फील्ड से आती है, शुरू होती है ये पाइपलाइन। हेरत जो कि अफगानिस्तान में है, हेरत और कांदाहार से निकलते हुए ये पाकिस्तान के क्वेटा, मुल्तान, डेरा गाजी खान से होते हुए पंजाब में फाजिलका में, भारत में पंजाब राज्य के फाजिलका में ये आके टर्मिनेट करती है तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ बात समझें तो तापी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस रिजर्व्स काफी पाए जाते हैं, तो जो गलकिनिश गैस फील्ड है वहां से ये पाइपलाइन निकल रही है। तो यहां पे जो तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड है, इन कोलैबोरेशन विद द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इस पाइपलाइन को बना रही है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन जो है इस प्रोजेक्ट का, वो 2015 में शुरू हो गया था तुर्कमेनिस्तान वाली साइड पे। अफगानिस्तान वाली साइड पे ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान की साइड पे ये जो कंस्ट्रक्शन का काम था दिसंबर 2018 में शुरू होना था, लेकिन अभी एज ऑफ 2022 कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन ये हॉल्टेड है because of the political instability in Afghanistan and also shall we say the instability in Pakistan as well. फिर INSTC कॉरिडोर की बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब आप देख सकते हैं कि ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से लेके यहां पे मुंबई तक टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि कैस्पियन सी से लेके इंडियन ओशन तक, यानी कि कैस्पियन सी से लेके अरेबियन सी तक कितनी लंबा कनेक्टिविटी यहां पे मिल रही है, जिसके चलते INSTC रूट का सिग्निफिकेंस क्या है कि अभी जो ऑपरेशनल हुआ है ये अगस्त 2022 में, जो ट्रांजिट टाइम है, तो अगर हम कार्गो के ट्रांजिट टाइम की बात करें, पहले जहां 2 महीने 2.5 महीने लगते थे, अब 1 महीने में, यानी कि जो ट्रांजिट टाइम है दैट इज रिड्यूस टू 25 to 30 डेज, क्योंकि ट्रांजिट टाइम कम हुआ है कार्गो का यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, यानी कि इंडियन ओशन को कैस्पियन सी से कनेक्ट करती है INSTC जो ये जो लाइन है, ठीक है, और ये मल्टी मोडल रूट है, यानी कि सी, रेल, रोड। और यहां पे मकसद क्या है कि कैरेज कॉस्ट को रिड्यूस करना बिटवीन इंडिया एंड रशिया बाय अबाउट 30%। अभी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं काफी सारे, लेकिन हम रशिया से काफी ट्रेड भी कर रहे हैं, रशिया से काफी ऑयल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पाइपलाइन जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा अगर हमने आने वाले समय में रशिया से ट्रेड करना है कम समय में और कम कॉस्ट में। इसका जो फाउंडेशन था वो सन 2000 में, सितंबर 12, 2000 में ले डाउन करा गया था। एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था रशिया, इंडिया और ईरान के बीच में। चलिए, तो ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है ऑफ शिप, रेल एंड रोड रूट। ये आपको पता हो, और कौन से देश यहां पे इन्वॉल्व है ये भी यहां पे लिखे हैं, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया। शिप के जरिए भी, रेल के जरिए भी और रोड के जरिए भी। चलिए, काफी टाइम दिया इस आर्टिकल को, आई होप ये डिटेल में आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, कोलिजियम सिस्टम इज बेटर देन दी NGAC। ये डिबेट वापस आ चुका है। अभी रिसेंटली हमारे जो लॉ मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा था कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमको प्रस्ताव आते हैं कि किसको जज बनाना है, किसको ये बनाना है, वो बनाना है, हम उस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। क्योंकि भाई अब यहां पे किरण रिजिजू ने ये बात कही है कि भाई ठीक है, हमने मान ली बात कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, जजेस की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार कह रहे हैं कि पेंडेंसी सरकार की तरफ काफी ज्यादा है कि भाई हमने तो नाम भेजे हुए हैं,
लेकिन जजेस अपॉइंट अगर करने, अब जज तो प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट करना है लेकिन भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं आ रहा है, जो प्रस्ताव दिया गया है, जो नामों का प्रपोजल दिया गया है तो किरण रिजिजू ने कहा था कि भाई आपने अपनी ही मनमर्जी करनी है, अब आप ही तय करना चाहते हैं कि कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकास्टिकली उन्होंने बोला और यदि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं तो आप अपने आप ही अपॉइंट कर लीजिए, आप हमारी मंजूरी की वेट ही क्यों करते हैं। तो डिबेट अब वापस आ चुका है कि कोलिजियम सिस्टम बेटर है कि एनजीएसी बेटर है इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म यहां पे किया गया है एनजीएसी को। कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे क्रिटिसिज्म कोलिजियम सिस्टम का करा गया था और एनजीएसी अच्छा क्यों है। अब देखिए, अब ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं कि एडिटोरियल्स में ये मेरे अपने ओपिनियंस नहीं है, मैं लोगों के जो ओपिनियंस है वो आपके साथ सरल भाषा में डिस्कस कर रहा हूं। ये मकसद होता है ये 20-25 आधे घंटे मिनट जो हमारा 30 मिनट्स का जो वीडियो रहता है रोज का, कि जो लोगों के व्यूज हैं उनको हम थोड़ा सरल भाषा में समझ सकें। अब इस आर्टिकल में एनजीएसी को क्रिटिसाइज करा गया है, किस आधार पर किया गया है इसको हम जानते हैं। देखिए, अब ये हमको पता है कि 2015 में एक 5 जज बेंच था, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे JS कहर जी थे, उन्होंने ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जहां पे एनजीएसी की फॉर्मेशन की बात करी गई थी, इसको कैंसिल कर दिया था। कहा था कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये जो हमारा फिलॉसफी है, हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की बात करें हमारे संविधान की, उसके वायलेशन में है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात आती है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी के डोमेन में एग्जीक्यूटिव का क्या काम है और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जुडिशरी का कोई काम नहीं होना चाहिए। यानी कि ठीक है, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तौर पे भी हम कहते हैं, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान में नहीं है जैसे अमेरिका के संविधान में है। लेकिन इस बात की डिबेट काफी चली थी उस टाइम पे। अब काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया जुडिशरी को कि जुडिशरी यहां पे एक्टिविज्म दिखा रही है, ये जुडिशियल ओवर रीच है कि क्यों एनजीएसी को स्ट्राइक डाउन करा गया है, कि क्या गारंटी है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो फेल प्रूफ है। कोलिजियम सिस्टम में कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। यहां पे एनजीएसी में क्या कमी है वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। बहुत कम लोग समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और जो एनजीएसी एक्ट था वो कितनी बुरी तरह से हमारे संविधान को फेल कर सकता था। एनजीएसी को स्ट्राइक डाउन किया गया था बिकॉज वो वायलेटिव था ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका अगर हम सिंपल एनालिसिस देखें तो क्या बात करी गई थी कि एनजी यानी कि अंडर आर्टिकल 124A जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, उसमें 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक तो उसमें सीजीआई होगा, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे। ये 6 लोग होंगे। अब 6 लोग हैं, 6 लोगों में कोई बात होती है, कोई प्रस्ताव रखा जाता है, 3 लोग यस कहते हैं, 3 लोग नो कहते हैं, इन 6 में से टाई हो गया। अब टाई जब होता है तो कास्टिंग वोट किसके हाथ में होगा? तो कास्टिंग वोट तो जो चेयरपर्सन है एनजीएसी का, कौन होगा चेयरपर्सन एनजीएसी का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कास्टिंग वोट तो उसके पास होना चाहिए, लेकिन ये प्रोविजन नहीं था। तो व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ टाई? अगर विद इन दी एनजीएसी किसी फैसले को लेके यहां पे डेडलॉक हो जाता है, 3 लोग यस कह रहे हैं, 3 लोग नो कह रहे हैं, किसी भी व्यू को लेके, किसी भी प्रस्ताव को लेके, तो कोई हमारे पास सोल्यूशन है? नो आंसर, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कास्टिंग वोट तो सीजीआई के पास नहीं है। अब चीफ जस्टिस एंड द नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस रिप्रेजेंटेड द जुडिशरी। लॉ मिनिस्टर और जो 2 एमिनेंट पर्संस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव के साइड से 3 लोग होंगे, तो 6 लोग बन गए, 3 + 3। वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन हैज टू बी फ्रॉम पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और शुड बी अ वुमेन। लेकिन अब एक बात हम समझे कि जहां पे एमिनेंट लोगों की बात हो रही है, तो एमिनेंट लोग जो होंगे इस पैनल में, इस 6 मेंबर पैनल में, उनको एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए ना लॉ के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में। लेकिन सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करने के लिए जो एमिनेंट पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा, अगर उनका कोई संबंध नहीं भी है कानून के साथ, संविधान के साथ, तो भी चलेगा। अब सरकार ने बोला कि ऐसे तो एमएस स्वामीनाथन जो है जरूर वरिष्ठ है, एमिनेंट है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब उनका तजुर्बा कहीं और बहुत अच्छा है, जरूरी तो नहीं है कि उनका तजुर्बा लॉ के मामले में या संविधान के मामले में भी अच्छा हो। अब ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी एमिनेंट है, कल को एमएस धोनी भी बहुत एमिनेंट है, तो कल को आप ऐसे पैनल में एमएस धोनी को बिठा देंगे या सचिन को बिठा देंगे, उनको क्या पता कानून के बारे, उनको अपनी फील्ड के बारे पता है।
तो कोई सेंस नहीं बनता कि अगर आप एमिनेंट मेंबर्स को ऐड कर रहे हो लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स के बारे, तो क्यों उनको ऐड करना? यह क्रिटिसिज्म आ जाता है। यानी कि जो 2 एमिनेंट लोग होंगे आउट ऑफ 6, यानी कि 1/3 हो गया, 2/6 मतलब 1/3, तो जो 1/3 लोग होंगे एनजीएसी के, उनको कुछ पता ही नहीं होगा संविधान के बारे, और ये लोग फैसला करेंगे कि हायर जुडिशरी में जजेस किसको लगाना है, चीफ जस्टिस किसको बनाना है। उसके बाद कुछ और यहां पे जो रिडल्स हैं, कुछ और यहां पे जो पहेलियां हैं विद इन दी एनजीएसी। सेक्शन 5 क्लॉज 1 रिक्वायर करता है कि एनजीएसी रेकमेंड करेगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजीआई। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इफ ही इज कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। अब वो फिट और अनफिट का क्राइटेरिया क्या है, यह बात तो एनजीएसी ने नहीं बताई। कोई क्राइटेरिया के आधार पे आप बताएं कि किस बेसिस पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फिट होगा या अनफिट होगा, किस फिटनेस की यहां पे बात की जा रही है। उसके बाद वीटो पावर की बात आती है। अब अगर 6 मेंबर्स हैं एनजीएसी के, उसमें से कोई 2 मेंबर्स बोले, कोई भी 2 मेंबर्स बोले कि भाई नहीं, हमको यह फैसला जो हमारे सामने आया है मंजूर नहीं है, तो 4 लोगों को मंजूर है, 2 लोगों को मंजूर नहीं है। क्योंकि 2 लोगों को मंजूर नहीं है तो वो फैसला एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, यानी कि एक तरह से वीटो पावर हुआ। यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स की हम बात करते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स की। कोई एक देश बोले कि भाई इस प्रस्ताव पे मैं एग्री नहीं करता हूं, अपनी वीटो पावर को यूज कर रहा हूं, तो चारों देशों को भी वही मानना पड़ेगा क्योंकि यूनानिमस डिसीजन नहीं हुआ। तो अब ये कितना ज्यादा एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हुआ जुडिशियल डोमेन में। क्या पता जो 2 लोग यहां पे इस बात का वीटो करेंगे, एक लॉ मिनिस्टर हो और एक एमिनेंट पर्सन हो, वो तो एग्जीक्यूटिव की साइड से ही आ रहे हैं। तो क्या ये जुडिशियल फंक्शनिंग में ओवररीच नहीं हुआ? कंफ्यूजन यहां पे खत्म नहीं होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है हाईकोर्ट जजेस का, वो और भी कंफ्यूजिंग है। अब किसी भी हाईकोर्ट के, जैसे मान लीजिए पंजाब की बात हो रही है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और साथ के साथ जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, ये 3 लोग प्रस्ताव देंगे, नॉमिनेशन देंगे लोगों का जो कि वो चाहते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एज जजेस अपॉइंट हो। किसको देंगे? एनजीएसी को देंगे। साथ के साथ एनजीएसी भी नॉमिनेट कर सकता है लोगों को टू अपॉइंटमेंट एज हाईकोर्ट जजेस। अब अगर ये जो चीफ जस्टिस और 2 हाईकोर्ट जजेस ने जो नाम प्रपोज किए हैं और जो एनजीएसी के द्वारा नाम प्रपोज किए जा रहे हैं, अगर वो डिफरेंट सेट ऑफ नॉमिनीज हैं, तो डेडलॉक आया। किसकी बात मानी जाएगी फिर? किसका, कौन से नाम, कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा? नो आंसर। फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या है? एनजीएसी हैड द पावर कि भाई वो रेगुलेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सूटेबिलिटी के बारे, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस के बारे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब ये जो रेगुलेशंस है, दे विल बी टेबल्ड बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और सेक्शन 13 के चलते ऑफ द एनजीएसी एक्ट, पार्लियामेंट के पास पावर थी कि इन रेगुलेशंस को रद्द भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगेन यहां पे फिर वो बात आ गई ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात आती है, तो ये तो पूरे तरीके से एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हुआ जुडिशियल डोमेन में। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस कहां पे मेंटेन किए जाएंगे फिर? चेक्स एंड बैलेंसेस नाम की भी चीज है ना, तभी तो हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जो 3 ऑर्गन्स होती हैं सरकार की। तो लोकतंत्र केवल यहां पे 5 साल में एक बार इलेक्शन कराना नहीं है। लोकतंत्र मतलब ये नहीं है कि आज आपकी उम्र 18-19 साल की, आप जाके वोट करके आए, बस हो गया आप डेमोक्रेट, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके कारण हमारा लोकतंत्र और ज्यादा गहरा होता है, मजबूत होता है, क्या वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं कि वीकन किए जा रहे हैं, यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे क्रिटिसिज्म में बात करी गई है, एनजीएसी को क्रिटिसाइज किया गया है, तो अंत में कंक्लूजन में कॉलमिनिस्ट ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा और यहां पे स्टेट्समैन लाइक क्वालिटीज दिखानी पड़ेगी, एक विजन दिखाना पड़ेगा जहां पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दो और साथ के साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फॉर फंक्शनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उस बात को भी रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी इस बात की रियलाइजेशन के लिए एक लीडर को स्टेट्समैन टाइप क्वालिटीज दिखानी पड़ेंगी, यह बात कंक्लूजन में कॉलमनिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स, कमियां हो सकती हैं, इज अ फार बेटर मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। कमेंट करें 250 शब्दों में
आंसर करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे आप, तो अभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस लिंक को क्लिक करें, आपको हमारे चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां पे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही हम शाम को 6 बजे पिन करते हैं ना। अगर हम बेस्ट आंसर की बात करें, जो कल बिम्स्टेक वर्सेस सार्क वाला क्वेश्चन था, जो कि यूपीएससी में इस साल मेंस में भी आया था, तो आयुषी का आंसर अच्छा लगा। बेस्ट आंसर आयुषी का आता है। आयुषी का कंसिस्टेंटली काफी दिनों से बेस्ट आंसर आ रहा है, तो कीप अप द मोमेंटम आयुषी। यहां पे आयुषी ने ना पॉइंटर्स दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आयुषी ने मतलब कंप्लीट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं जिसके आधार पे आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। बट आई एम श्योर कि इस तरह का आंसर आयुषी ने 7 to 8 मिनट्स में लिखा होगा। सो डू रीड द आंसर्स एंड आप इस आंसर को पढ़ के, मॉडल आंसर पढ़ के आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए, बाकी जाने से पहले जो हमारी डेली एडवर्टाइजमेंट एक इन्फॉर्मेशन रहती है, यदि आप अपना मन बना रहे हैं प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स इनरोल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो आप यू मोर देन वेलकम। सो दोस्तों, इसकी प्राइस है 11,999 और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। इनफैक्ट 28 नवंबर से ये हमारी क्लासेस जो हैं शुरू हो चुकी हैं और ये कब तक वैलिड रहेंगी? 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2023 तक ये क्लासेस हमारी वैलिड रहेंगी। क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस हैं, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक 2 घंटे की क्लास मंडे टू सैटरडे होती है। अभी पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी एनवायरमेंट का खत्म हुआ था। तो यहां पे आपको 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज में से हैं। तो यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, कहीं पे भी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, तो अगर आप ये केवल क्रैश कोर्स को ही ज्वाइन कर लेंगे, इसको अवेल कर लेंगे, तो आपका सारा का सारा जो काम है वो बिल्कुल सही तसल्ली से हो जाएगा। कंसेप्ट्स भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स के भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ के साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। यहाँ पे नंबर दिया गया है हमारा 1800890343। यदि आपको ठीक लगे इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। चलिए, सो दोस्तों, कल दोपहर को 12 बजे मिलेंगे एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।